गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपने पहले का पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा है ऐसे उसका और इसका कुछ संबंध नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कॉस्टिंग, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर कॉस्टिंग। बट वो बेसिक्स था हमारे कॉस्टिंग का, बहुत थ्योरी था, लिटिल बोरिंग था, आई नो, है ना। हाँ, बट अभी वाला पार्ट लिटिल इंटरेस्टिंग है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से आराम से रिलेट कर सकते हैं। कॉस्ट को हमको क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। अब पहला क्लासिफिकेशन है बाय नेचर और एलिमेंट। उसका एलिमेंट क्या है, मतलब कॉस्ट कौन से एलिमेंट को बिलोंग करता है। लाइक मटेरियल कॉस्ट, हम क्या बना रहे थे, चिप्स बना रहे थे, याद है? तो हमको कुछ मटेरियल लग रहा था, लाइक आलू, लाइक ऑयल, बराबर है उसके फ्लेवर्स, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? मटेरियल कॉस्ट। फिर कुछ लेबर भी लगता है क्या वो आलू को बनाने के लिए, है ना, यूं ही तो नहीं बन जाता, तो वो लेबर कॉस्ट हो जाता है। फिर आता है एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? मशीन चलाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा, बराबर है क्या? तो अगर हम एलिमेंट के हिसाब से बांटते हैं तो आपके पास कितने कॉस्ट आते हैं? 3 कॉस्ट। एक होता है मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स में बदलने वाला है। दूसरा किसका कॉस्ट रहता है? लेबर कॉस्ट, जो मटेरियल पे काम कर रहा है। तीसरा कौन सा कॉस्ट रहता है? किसी को ये 3 टाइप में डाउट है? अच्छा, क्या एक टाइप और दूसरा टाइप ओवरलैप होगा? हाँ, ये कॉस्ट तो वही रहते हैं, आप अलग अलग तरीके से उसको बांटते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो रहता है ना। अगर आप नेचर के हिसाब से या उसके एलिमेंट के हिसाब से बांटते हो तो ये 3 कैटेगरी होती है। अगर मैं फंक्शंस के हिसाब से बांटूंगी तो खर्चा तो वही है, सिर्फ अब उनके क्या चेंज होंगे, हेड या उनके नाम चेंज होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे मटेरियल में या यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लिया ना, तो क्या आगे मैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लूंगी तो गलत होगा कि खर्चा वही है, बस उसका सरनेम चेंज हो रहा है। बच्चा वही है, कभी ये घर में, कभी वो घर में, कभी वही घर में। समझ गए हो क्या? दूसरा होता है बाय फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है या वो कमर्शियल कॉस्ट है। क्या होता है, अपन नीचे जाके पढ़ने में, नीचे मतलब नीचे जाके नहीं, बुक में थोड़ा स्क्रॉल करके हम पढ़ेंगे उसको। अभी आप यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? समरी दिख रही है। आप थोड़ा सा नीचे 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 जाएंगे, थोड़ा सा नीचे 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 जाएंगे तो वो ऊपर की सारी समरी यहाँ पे क्या किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। समझ रहे हो क्या? तो अपन ऐसे करके एक एक टाइप कवर करेंगे। पहले क्या था? बाय नेचर ऑफ एलिमेंट्स, बाय नेचर और एलिमेंट्स था, बराबर है क्या? या उसी का एक और नाम होता है एनालिटिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 कैटेगरीज है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इनके और आगे जाके और बच्चे होते हैं, यानी कि और टाइप्स होते हैं उसी के अंदर। फर्दर सब डिवाइड होते हैं या सब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि मटेरियल किस किस में डिवाइड होता है। एक होता है रॉ मटेरियल। चिप्स के एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल कौन होता है? पोटैटोज, राइट। एक होता है स्पेयर पार्ट, एक होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, दूसरा होता है पैकिंग मटेरियल। ये सब मटेरियल ही है ना, कुछ ऐसा मटेरियल है जो कंज्यूम हो जा रहा, कुछ मशीनरी का पार्ट होगा, वो भी तो मटेरियल है, लेबर तो नहीं है, बराबर है क्या? कुछ पैकिंग मटेरियल है, चिप्स हम जिसमें पैक कर रहे, तो ये सारे मटेरियल्स ही है क्या, है ना। तो मटेरियल के और टुकड़े हो सकते हैं क्या? हाँ। दिस क्लासिफिकेशन इज important as it helps to find out the total cost, how much total cost is constituted and valuation of work in progress। तो ये कॉस्ट बेसिकली हर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर दूसरे तीसरे कॉस्ट में लिखा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को समझ गया नेचर या एलिमेंट के हिसाब से क्या क्या बाइफर्केशन है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है, तीसरा होता है एक्सपेंसेस। कमिंग टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, according to this classification costs are divided in the light of different aspects of basic managerial activities involved in the operation of a business। बहुत इंग्लिश हो गई क्या? देखो क्या बोल रहा है वो, कि जब आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, यानी कि बिजनेस जब आप चलाते हो, तो मैनेजेरियल एक्टिविटीज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अब अपना हो गया है, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैनेजेरियल एक्टिविटीज के हिसाब से क्या करता है, कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। It leads to grouping of cost according to the broad division या function of business। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बांट रहा है ये? बिजनेस के। लाइक प्रोडक्शन, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ,
आपने प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेज समझाती हूँ। ये आपके चिप्स के लिए पोटैटोज थे, बराबर है। ये पोटैटोज के साथ क्या हुआ, ये इसके अंदर गए, बनते गए बनते गए बनते गए। इसके अंदर रॉ मटेरियल एक ही है, एक या दो है, पोटैटोज है और फ्लेवर्स है जो कंज्यूम हो रहे, बराबर है क्या। ये एक दो रॉ मटेरियल है। अब ये जो मशीनरी का खर्चा है, क्या ये फैक्ट्री में हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट में हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है ना। तो हर खर्चे को बाय द नेचर ऑफ देयर फंक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है जितना भी खर्चा फैक्ट्री में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। जनरली ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी के लिए तुमसे मैं लेमन टर्म से बात करती हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। जितना भी खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के अलावा और क्या खर्चा होता होगा फिर यार? प्रोडक्ट तो बन गया इधर, ठीक है। अब डायरेक्टली बेचने जा रहे हैं क्या? फिर पैकिंग का खर्चा, चलो ठीक है, वो अपन ने ना इधर बॉक्स में डाल दिए मैंने, ठीक है, एडवर्टीजमेंट चलेगा। और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक और मेजर कॉस्ट तुम भूल रहे हो, हाँ बोल सकते हो, सही था। इंस्पेक्शन, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, वो भी सही है। एक और खर्चा, एक जस्ट जो आप लोग भूल रहे हो यार, मेरे को एक चल मैं बता देती हूँ, ये मेरे को इतना नहीं रुका जाएगा। ये वे आपका फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री से डायरेक्टली दुकान में सामान जाता है क्या? तो कहाँ जाता है? कोई वेयरहाउस में या तो कोई शॉप में, स्टोर रूम में, कहीं तो जाएगा ना सामान, फिर कंज्यूमर के घर पे जाएगा ना। तो वो जहां पे भी सामान रुका हुआ है, अब वो फैक्ट्री का पार्ट तो नहीं रहा, बराबर है ना। तो कुछ एडमिन खर्चा होता होगा ना। एडमिन का खर्चा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको, वहां पे कोई स्टाफ है जो वहां का ऑफिस चला रहा है, जो इनवॉइसेस फाड़ रहा है, बराबर है क्या। और यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, कंप्यूटर के चार्जेस बोल लो, कुछ भी एडमिन का खर्चा हो सकता है ना। फैक्ट्री के बाद डायरेक्टली दुकान में थोड़ी सामान दिखता है, राइट। तो बीच का एक पाथ जो तुम लोग भूल रहे थे वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तीसरा कॉस्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, सैंपल का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, वो इधर आएगा। क्लियर, पक्का। तो आपके हर खर्चे को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में बांटा जाता है। ये तीनों बहुत मेजर पार्ट बनने वाले हैं आपके, बहुत मेजर पार्ट। एक मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस पहले वाला, और एक ये वाला प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। ये 6 खर्चे को मिलाया तो आपके सारे खर्चे निकल जाते हैं। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, दिस इज द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन। जो भी आप यूनिट्स बना रहे हो उसका बनाने का खर्चा फैक्ट्री तक के जितना होता है वो वाला। फिर कमर्शियल कॉस्ट क्या होता है? दिस इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को छोड़ दो, उसके अलावा हर खर्चा, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, लाइक सेलिंग का खर्चा, उसको क्या बोलेंगे हम? कमर्शियल कॉस्ट। तो आपका कमर्शियल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, एक होगा एडमिन और दूसरा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप के खर्चे होते हैं बेसिकली, प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग। पर एडमिन और सेलिंग के पापा एक ही है जिसका नाम है कमर्शियल कॉस्ट। क्लियर, ठीक है। These terms will be explained in the subsequent chapter। तो वो मैं भी आपको डिटेल में आगे जाके समझाऊंगी। तीसरा होता है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से ट्रेसेबल है या नहीं है, इसका मतलब क्या? बहुत भारी इंग्लिश है, बात समझो। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो तुमको हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं वो जो, अच्छा मैं तुमको एक बात बताऊँ, तुमको कौन सी बुक्स मिली है? मैथ्स की मेन बुक, लॉ का ग्रंथ, सुदर्शन चक्र, उसके बाद तुमको मिला है अकाउंट्स, एक की 2 वॉल्यूम थे, ठीक है। मैनेजमेंट का बुक मिला है, इकोनॉमिक्स का बुक मिला है, और ऑब्जेक्टिव्स भी है, जरूरी, करेक्ट है। ये वाले बुक्स मिले तुमको,
सबको ये बुक मिला है क्या? है ना। अब जब एक एडमिशन होता है मेरे पास, तो मेरे पास ये पूरा खर्चा होता है। हर एक एडमिशन के पीछे ये 6 बुक का बेसिक खर्चा है मेरे को। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो आप प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकते हो, मतलब ये खर्चा उसके लिए ही हुआ है, तो ये मैं ट्रेस कर सकती हूँ ना। जितने भी मैंने आपको खर्चे बताए, हर वो स्टूडेंट जो एडमिशन लेगा उसको ये 6 बुक्स बेसिक मिलने वाले हैं क्या? तुमको वन स्टॉप आगे जाके रिवीजन वाले बुकलेट मिलेंगे, वो अलग। फिलहाल के लिए तुमको जो मिल गए मैं उसकी बात करूँ, बाकी का लेटर ऑन विल सी। अभी ये 6 बुक, जब जब इंसान कोई भी एडमिशन लेता है तो ये 6 बुक का खर्चा फिक्स हो जाता है क्या? अब एग्जाम्पल के लिए मैंने 150 बुक्स ऑर्डर किए, ठीक है? तुम भी हो तो सेंटर भी है ना यार, है ना। अब मैंने 150 बुक्स ऑर्डर किए, इसका मतलब कितने एडमिशन हुए हैं? 150 एडमिशन। तो हम क्या डायरेक्टली ये सेट ऑफ बुक या ये खर्चा मैं ट्रेस कर सकती हूँ क्या? इसका बिल आया तुम्हारा 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 5 लाख मेरे को पता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके लिए है? 150 स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? तो हम ट्रेस कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ। अब विशाल सर पता है आपको? उनकी सैलरी किसको एलोकेट करूं? तुम्हारे बैच को करूं, इंटर को करूं, फाउंडेशन को करूं, 11 12 को करूं, 8 9 10 को करूं, किसको करूं? बुक्स तो वो सबको देते, सबकी साइन लेते, सबसे कोऑर्डिनेट करते, सबको कॉल करते, तो फिर अब इसको कैसे, इसको हम बाइफिकेट कैसे करें? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट से ट्रेस कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल इनकी सैलरी है 30,000, क्या मैं ये डायरेक्टली ट्रेस कर सकती हूँ क्या कि ये 30,000 क्लियर कट CMA का है? या ये 30,000 क्लियर कट CA का है? नहीं ट्रेस कर सकते। तो जो कॉस्ट ट्रेस नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि विशाल सर जो है यहाँ रिसेप्शन पे बैठते हैं, वो ऊपर का सारा काम देखते हैं। कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए काम करते हैं क्या? वो सारे कोर्स की कॉलिंग, सारे कोर्स को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके साइन लेना, सब देखते हैं क्या? लैपटॉप लगाना, क्लीन करना, राइट? तो इनकी सैलरी या लेट्स से यहाँ पे जितने भी मेड्स आते हैं क्लीनिंग के लिए, बाइफिकेट कर सकते क्या उसका खर्चा? ये खर्चा स्पेशली इसके लिए है? नहीं ना। तो जो कॉस्ट आप लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट आप लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेस कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? समझे ये बात अच्छे से? तो आलू का जो कॉस्ट था वो डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? डायरेक्ट था, पक्का। मशीनरी का कॉस्ट इनडायरेक्ट, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो फ्लेवर्स बन रहे हैं ना। आपको थोड़ी पता है कौन सी मशीनरी कितनी यूज हुई है, कौन से पैकेट के लिए यूज हुई है? पता है क्या? हमको हम ट्रेस कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट यू डोंट नो, रेंट का कॉस्ट यू डोंट नो, डायरेक्टली थोड़ी ट्रेस कर सकते हैं। बराबर है क्या? यहाँ का भी एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ऑन रेंट, अब अगर मैं इसका रेंट दे रही हूँ तो मैं ट्रेस कर सकती हूँ क्या? नहीं ना। कौन से बैच को एलोकेट करे, राइट? फिर वो एक बेसिस डिसाइड करना पड़ता है, चल ठीक है इतना पैसा इसको एलोकेट करते, इसको इतना एलोकेट करते। लेकिन डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है क्या? तो आपको डिफरेंस समझा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का? पक्का? According to this classification, total cost is divided into direct cost and indirect cost. Direct costs are those which are incurred for and may be conveniently identified. बिना ज्यादा सोचे समझे हम conveniently बोल सकते हैं यार ये खर्चा तेरा है, करेक्ट है? With a particular cost center or cost unit. Materials used and labor employed in manufacturing an article. आपके लिए जनरली क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल फॉर एग्जांपल आलू ले लो, ये पूरा डायरेक्ट कॉस्ट था ना। अच्छा, वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी तो डायरेक्ट कॉस्ट ही है। जितने एम्प्लॉय रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। क्लियर? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स एंड कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड। इसको हम बोल नहीं सकते कि यार ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हुआ है, ये खर्चा तेरे भी लिए हुआ है, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी हुआ है, राइट? एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड रेंट,
ऑफ बिल्डिंग, मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रही थी विशाल सर की सैलरी, एडमिन और मैनेजमेंट में ही आते हैं वो, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बराबर है क्या? ओके, ये आप जो मैं मार्क कर रही हूँ क्या वो आप मार्क कर रहे हो? मैं आपको बोल रही हूँ आपको कॉस्टिंग में पूरे 20 के 20 मिलेंगे, बस जितना मैं करा रही हूँ उतना अच्छे से करो। तो अगर मैं मार्क कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं दिखता क्या येलो येलो देख के? इट्स फॉर यू ऑल, नॉट फॉर मी। डन? शैल वी मूव अहेड? ओके। फॉर एग्जाम्पल द हायर ऑफ मोबाइल क्रेन, मोबाइल क्रेन समझते हो ना? क्रेन जो मोबाइल होता है मतलब यहाँ से वहाँ हिलता है, मोबिलिटी जिसको होती है। फॉर यूज बाय अ कॉन्ट्रैक्टर एट साइट वुड बी रिगार्डेड एज डायरेक्ट कॉस्ट, उसके लिए तो वो क्रेन का खर्चा डायरेक्ट है। बट इफ द क्रेन इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ फैक्ट्री, तो वो यहाँ का भी कचरा उठाएगा, यहाँ का भी उठाएगा, वहां का भी उठाएगा, तो उसके हायर चार्जेस क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो एक कॉस्ट सेंटर से ज्यादा को बेनिफिट देगा, यानी एक प्रोडक्ट से ज्यादा को बेनिफिट देगा। क्लियर? ठीक है, अब हम आएंगे फोर्थ बाइफर्केशन पे, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेट करना, तो आपको आसानी से क्लिक हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको समझा क्या? सबको तुम्हारे इसकी उसकी कसम? नहीं कोई है तो एग्जाम की कसम? अभी कैसे हाँ बोले? अभी तुम लोग इसकी उसकी बोल सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इसकी उसकी नहीं तो एग्जाम की कसम? ठीक है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। समझते हो इसका डिफरेंस? नहीं तो नहीं बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। नहीं, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट क्या? मतलब अगर ये क्लास में 10 बच्चे भी बैठे तो क्या पूरा रेंट देना पड़ेगा? बराबर है। कोविड के टाइम पे एक भी बच्चा नहीं बैठा, हम भी नहीं बैठ रहे थे, क्या हमने पूरा रेंट दिया? हाँ, बराबर है। इसमें अगर 50, 60, 100 बच्चे भी बैठ रहे तो भी पूरा रेंट देना पड़ेगा क्या? तो क्या ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंस चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब आप इमेजिन करो कोई फैक्ट्री अपनी पोटैटो चिप्स की, ठीक है, अंकल चिप्स या लेज, वहां पे अगर आप 1000 पैकेट बना रहे हो तो रेंट एग्जाम्पल के लिए 1 लाख है। अभी आप 2000 पैकेट बना रहे हो तो रेंट बढ़ेगा क्या? रेंट कम होगा क्या? कुछ नहीं बनाया तो भी रेंट उतना ही रहेगा क्या? इसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड कॉस्ट। इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्ट लेवल मतलब क्वांटिटी, सो क्वांटिटी के साथ वो खर्चा चेंज नहीं होता है, उसको वो फिक्स्ड है, एकदम जिद्दी है, तुम कुछ भी कर लो चेंज ही नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली जो चेंज होगा, मतलब बुक्स, जितने एडमिशन उतने बुक्स, बराबर है क्या? क्लियर? आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में डिफरेंस समझा? पक्का? अच्छा, आ जाओ इधर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू समझे according to this classification, costs are classified according to their behavior. वो कैसे behave करता है, क्या वो change होता है या क्या वो fixed रहता है? In relation to changes in the level of activity or volume. Fixed costs are commonly described as those which remain fixed in total amount. ये per unit same नहीं रहेगा, ये total में same रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी बहुत टेक्निकली लेके जा रही हूँ मैं, सब ध्यान देंगे। रेंट है 10,000 रुपए, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, रेंट फिक्स्ड है क्या? अब अगर मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं, अपने को ये पर यूनिट कॉस्ट को बाइफरकेट भी करना पड़ेगा ना, तो मेरे को टोटल कॉस्ट समझेगा, तो मैं देखूंगी कि कितना सेल पे इसको लेना है, बराबर है। अब 10,000 का खर्चा है 100 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट कितना आ गया? 10,000 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है। तो मैं पर यूनिट कितना ले रही हूँ? 100। तो कोई भी कस्टमर आया तो मैं उससे 100 रुपए तो कम से कम लूंगी फिक्स्ड कॉस्ट का, फिर जितना वेरिएबल अपन वो ऐड कर लेंगे, फिर अगर कुछ प्रॉफिट भी कमाना है तो वो ऐड कर लो, पर 100 तो लेंगे हम, बराबर है क्या? अब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ 200 यूनिट्स का, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या टोटल में? नहीं ना, टोटल जितना रेंट है उतना ही रेंट है। रेंट चेंज होगा क्या आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो इसलिए? नहीं।
पर यूनिट चेंज होगा क्या? हाँ, 10,000 डिवाइडेड बाय 200 50 होगा ना? ऐसे क्या कर रहे हैं? तो अभी ये तो मैम आपने बोला था चेंज नहीं होता है, तो ये तो यहाँ चेंज हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डजंट चेंज इन टोटल। टोटल तो पूरा 10,000 का खर्चा तुम कर रहे हो ना। एग्जाम्पल, तुम एक केक लाते हो, केक आता है 1,000 रुपए का, अगर 10 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे तो हिस्सा पर हिस्सा तो चेंज होगा, अगर 12 कर रहे तो पर हिस्सा चेंज होगा, पर टोटल दुकान वाले के तो 1,000 रुपए देने हैं ना, बराबर है? समझा? अभी दुकान वाले को बोलेगे यार एक फ्रेंड ने डिच्ची दे दिए, वो पैसे ही नहीं दे रहा है, तो एक काम करो ना आप एक शेयर कम कर लो, ऐसे कर सकते क्या हम? समझ रहे हो क्या बात को? तो टोटल विल रिमेन सेम, अब जितने यूनिट से आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लो, समझ गया? तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम इन टोटल, पर यूनिट पे मत जाना, वो तो जितने लोग पार्टी में आएंगे उतने, जितना बड़ा केक कटेगा तो सब में बटेगा, राइट? ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिखेंगे क्या? तो आपको जिंदगी भर याद नहीं रखना है, एग्जाम तक याद रखो, इंटर में मैंने वापस ये सब सिखाना ही है। फिक्स्ड कॉस्ट remains same in total basis. For example 10,000 का रेंट, पर यूनिट चेंज होता है, याद रखेंगे ना? मैं यहाँ पे TTMM लिखती हूँ तो आपको याद रहेगा, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, वही होता है ना उसका, जो केक है, केक का एग्जाम्पल क्या हुआ? अच्छा ऐसा, ओह इज इट? डन? समझ गया ना? लेकिन तो फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है? वो टोटल में क्या रहता? सेम, ये याद रखना है। वो पर यूनिट चेंज होता है वो याद मत रखो, वो ऑब्वियस बात है, जितने लोग आएंगे उतने में डिवाइड होगा अमाउंट, राइट? अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये टोटल में सेम रहता है? ये पर यूनिट में सेम रहता है। एक स्टूडेंट आया तो 15,000 का बुक का खर्चा, 2 आया तो 30,000 का, 3 आया तो 45,000 का, बराबर है? तो ये कैसे सेम रहता है? पर यूनिट सेम है, फिक्स्ड, ठीक है? पर यूनिट अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो हमारे लिए खर्चा हो जाता है 15,000 का, 2 स्टूडेंट का हुआ तो हमारे लिए खर्चा कितना हो जाएगा? 30 का, 3 हो गया तो 45, तो जितने यूनिट्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करो, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं ना। ये वेरी करता है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। टोटल में क्या होता है? ये चेंज होता है, विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है तो मेरे लिए खर्चा कितने का है? 15,000 का। सारे खर्चे मैं इसके अंदर मिला देती हूँ। 2 स्टूडेंट है तो कितने का खर्चा है? 30 का। 3 है तो समझ रहा है क्या? तो क्या ये चेंज हो रहा है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? यस। पर यूनिट सेम रहेगा, तुम उससे क्या कर रहे हो? तुमको क्या देखना है? चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्लियर? किसी को डाउट है अभी? चले क्या आगे? अभी ये पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर ले। Fixed costs are commonly described as those which remain fixed in total amount with increase or decrease in the volume of
आउटपुट और प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है क्या? प्रोडक्शन कम हुआ तो, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ गया तो, ज्यादा लोग हैं तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और कम लोग अगर पैसा दे रहे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। याद है TTMM याद रखने का फिक्स्ड के लिए कभी भी। एंड इंक्रीजेस एज द प्रोडक्शन डिक्लाइंस, बराबर है, ठीक है। दीज फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट इन टोटल अमाउंट, पर यूनिट तो फ्लक्चुएट उसका होता है। These costs are also known as period cost, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट 10,000 एक महीने का है, पीरियड को रिलेट करते हैं। वो प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं क्या? वो 2 प्रोडक्ट है तो 10,000 का खर्चा, ऐसा बोला है क्या? एक पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन 1 साल का होगा या 1 महीने का होगा, जो भी एक पीरियड को बिलोंग करता है, राइट? Because these are dependent on time and not on output. आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे। कोई अगर आपसे रेंट पूछता है या चार्ज करता है तो क्या बोलता है? 1 साल का इतना रेंट है। वो बोलेगा कि एक स्टूडेंट का इतना रेंट है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अभी अपन ने क्या देखा था? 2 टाइप के कॉस्ट थे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अभी अपन फिक्स्ड के बच्चे देख रहे क्या? हाँ। पहला होता है कमिटेड कॉस्ट। These costs are the result of inevitable consequences of commitments previously made। आप पहले आपने उसको क्या कर दी? कमिटमेंट कर दी, तो कह दिया तो कह दिया। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता कुछ और निकल रहा था, अपने आप की भी नहीं सुनता, करेक्ट है क्या? These costs are the result of inevitable consequences of commitment previously made। आपने पहले ये कॉस्ट का कमिटमेंट कर दिया है, तो अब आपके लिए क्या हो गया? कमिटेड कॉस्ट हो गया, और खर्चा क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। The management has little or no discretion। अब हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें? वो टेक बैक करें। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, अब बोल दिया ना 5,000 की प्रीमियम है हर महीने का, अब उसको अपन टेक बैक कर सकते, कमिट कर चुके हो तुम, राइट? फॉर एग्जाम्पल रेंट, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट परचेज, ये सारे है ना, कमिटेड ही है ना। अभी आपने अगर आपका फोन खरीद लिया 2 दिन में अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये फोन ले लो वापस से, कर सकते हैं क्या? बराबर है। कपड़े है क्या? वो नहीं ना, कपड़े तो भी एक बार का रिटर्न होते रहेंगे, बराबर है। अभी शायद कोविड से वो भी कम हो गया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फोन्स के साथ या गैजेट्स के साथ ऐसे होता है क्या? नहीं। पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। Policy costs are incurred for implementing some management policies as executive development, housing, etc. बात समझो। बड़ी बड़ी कंपनीज में, MNCs में, उनके पास जो एम्प्लॉय काम करता है, कई MNCs उनको रहने के लिए जगह देती है। अभी ये बड़े बड़े MNCs ही होते हैं, स्टार्टअप्स जनरली ये नहीं करती है, तो उनको जो रहने के लिए आप जगह दे रहे हो, तो वो आपकी बिजनेस की पॉलिसी है कि जो भी यहाँ पे आके रह रहा है उसको तुम रहने के लिए एक जगह दोगे, और ये वाला जो क्या होता है खर्चा, हाउसिंग, इसको क्या बोलते हैं? हाउसिंग खर्चा, हाउसिंग एक्सपेंस, आप आपके एम्प्लॉयज को दे रहे हो, ये बराबर है क्या? खुद का पर्सनल खर्चा इसमें नहीं आ रहा है। ऐसे सुना है क्या? कुछ जैसे कुछ लोग लैपटॉप से प्रोवाइड करते हैं, मैंने बोला था हमारे केस में लैपटॉप प्रोवाइड, वो बिजनेस पॉलिसी थी उनकी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्रेड्स होते हैं वर्कर्स के, A से B, B से C वाले ग्रेड वाले वर्कर्स को उनके एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ऑफकोर्स कंप्यूटर पे ही बिठाते तो उनको अलग से लैपटॉप नहीं मिलता था, लेकिन C और D लेवल के जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनको लैपटॉप मिलता था, उसके साथ डेटा कार्ड मिलता था। तो ये सारा तुम अपने हिसाब से यूज करो, घर लेके जाओ, लैपटॉप की बैग मिलती थी, सिर्फ जब आप तुम काम छोड़ोगे तो उसको रिटर्न करना है। तो ये अभी उनके लिए तो खर्चा है ना यार, लैपटॉप तो खरीदने पड़ रहे हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, बराबर है क्या? ये कौन सा खर्चा हो गया है? पॉलिसी या मैनेज्ड कॉस्ट। एंड आर ऑफन डिस्क्रिशनरी, जबरदस्ती नहीं है, हर कंपनी करती है क्या? डिस्क्रिशनरी वर्ड का मतलब होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल, आपका अगर कंपनी का पॉलिसी वैसा है तो करो, कंपनी का पॉलिसी नहीं है तो मत करो, जबरदस्ती थोड़ी है। पर कमिटेड कॉस्ट वाज नॉट सो मच डिस्क्रिशनरी, वो करना ही पड़ता है, ऐसा वाला है। मैनेज्ड कॉस्ट आर इनकर्ड टू एंश्योर द ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि स्टाफ की सर्विसेज। अब अगर हम मेड को रखे ही नहीं है क्लीन करने के लिए तो चलेगा क्या? क्लास क्लीन करने के लिए अगर हमने किसी को रखा ही नहीं तो चलेगा क्या? इट इज अ मैनेजमेंट कॉस्ट, समझ रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट ही है ना ये, तो बस उसके अलग अलग अपन बच्चे बना रहे हैं।
तीसरा होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन बट कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि ऐसा कॉस्ट जो आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी आपको खर्चा करना है या नहीं करना है मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है। दीज कॉस्ट अराइज फ्रॉम सम पॉलिसी डिसीजन या तो न्यू रिसर्च एंड कैन बी एलिमिनेटेड और reduced टू अ डिजायरेबल लेवल एट द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट। टोटली अप टू मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कई कंपनीज फूड कूपन्स देते हैं। पहले तो क्या देते थे, कार्ड्स देते थे, डी से कुछ नाम था, अभी वो बंद हो चुका है क्योंकि उस पर टैक्स बेनिफिट बंद हो गए, हमको समझेगा ये लेटर ऑन। तो अभी ना फूड कार्ड देते हैं, उसमें अभी लोग बेसिक सैलरी कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि जब भी बोनस देना पड़ता है बेसिक सैलरी पे देना पड़ता है। बेसिक सैलरी अगर 10 है ना तो डीए लेट से 20 दे देंगे। डीए तुम कितना भी दे तो फर्क नहीं पड़ता है, जब क्योंकि हर कंपनी को बोनस देना जरूरी है। तो जब उनको बोनस देना पड़ता है या जब वो प्रमोशन करते हैं तो वो कौन से अमाउंट पे करते हैं पता है क्या? बेसिक सैलरी पे। अभी एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है, बेसिक सैलरी उसमें 10 है, डीए उसमें 20 है, उसमें आपको हाउसिंग का बेनिफिट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, आपको फूड कूपन मिल रहा है 10,000 का। अब अगर आपको बोला है कि कंपनी ने 10% आपको इंक्रीमेंट करके दिया है, तो 10% किस पे इंक्रीमेंट करके देता है? 50,000 पे करके देता है, ऐसे हमको लगता है। 50,000 पे नहीं मिलता है, कभी भी इंक्रीमेंट किस पे होता है? बेसिक पे होता है। अगेन इट इज अ डिस्क्रिशनरी थिंग, हर कंपनी का चेंज होता है। मैं जनरल सेंस आपको बता रही हूँ। कभी भी आप जॉब करने जाओगे ना आगे तो ये चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप जॉब करने जाते हो तो एक बॉन्ड साइन करते हो। अब वो जब बॉन्ड साइन करते हो, आप लोग बॉन्ड साइन करते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो थोड़े बहुत साइन करने पड़ते हैं। उसमें सब लिखा हुआ था कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, पूरा बाइफिकेशन होता है। तो वहां जाके देखना जरूर कि अगर कोई प्रमोशन होता है तुम्हारा तो किस पे हो रहा है। अगर बेसिक पे हो रहा है मतलब 10,000 का 10% कितना मिल रहा है? तो हर महीने आपको 50 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 51। कुछ फर्क पड़ा है क्या? तुमको क्या लग रहा था? लोगों का कंफ्यूजन है। व्हेन आई वाज वर्किंग ना आई लिटरली सॉ दिस, क्योंकि अपन कॉमर्स में है तो अपने को ये चीज़ें पता रहती है, और आपके काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद इतना नॉलेज आपको मिल जाता है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो सिर्फ रट के पास होते हैं। अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है, राइट? अभी कुछ लोग स्पेशली एक फ्रेंड बनी थी मेरी वहाँ पे, शी वॉज वेरी एल्डर, वॉज वर्किंग सिंस मेनी ईयर्स, ठीक है। तो उसका यही कंपनी में शायद ऐसा पॉलिसी था, उसका पहले कंपनी में नहीं रहेगा कि जो भी इंक्रीमेंट होगा बेसिक पे होगा, विच आई न्यू। एंड देन जब उसका इंक्रीमेंट हुआ ना तो उसकी सैलरी में हार्डली 2-3 हज़ार का फर्क है, जबकि उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, 10 साल से काम करती थी, 9-10 साल था उसका वो। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है, एम्प्लॉइज को ये भी पता नहीं होता है कि अब उसको क्या लग रहा था 50 का कितना होने वाला है, पर जब सैलरी आया कितना आया? 51। समझ रहे हो क्या? ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो आप लोगों को पता रहना चाहिए। लेकिन ये कौन सा कॉस्ट है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। अगर कंपनी को देना है, कई बार कंपनी बोनस भी नहीं देती है, बोनस तो चलो ठीक है वन टाइम है, इंक्रीमेंट तो परमानेंट होता है। आप ये साल इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर बोलेंगे 2-3 महीने बाद नहीं यार पैसे नहीं है, वापस नहीं ले सकते इंक्रीमेंट। अब आपने क्या कर दिया? कर दिया है उसका। अब इंक्रीमेंट करना या नहीं करना, क्योंकि अब ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है, हर महीने इतना तो उसको देना ही पड़ेगा, करेक्ट है? अमाउंट फिक्स्ड हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का तुमने इंक्रीमेंट कर दिया 55 पे, अब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे ही तुमको देना पड़ेगा उसको हर महीने। तो ये इंक्रीमेंट करना या नहीं करना इज अ डिस्क्रिशनरी थिंग, मतलब अगर कंपनी को लगता है वो तो ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। कहीं भी आप काम करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इंक्रीमेंट करके ही देगा। बहुत बड़े 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 एमएनसीज 2 से 3 साल तक कोई बोनस नहीं देते, कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। ये आपको थोड़ा समझेगा जब आप उस लेवल पे आओगे कि आपको जॉब करना है या आर्टिकलशिप करोगे, तब यू विल रियलाइज कि एमएनसीज कैसे काम करते हैं। लेकिन ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि हर साल हर जगह इंक्रीमेंट होता है। अगेन आप कैसा काम कर रहे हो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती है, हाउ योर नेचर, आपका एटीट्यूड क्या है, कितना मस्का मार रहे हो अगर एम्प्लॉयज़ वैसे है तो, कितना पॉलिटिक्स में बैठ पा रहे हो अगर एम्प्लॉयज़ ऐसे है तो। कई कंपनीज बहुत अच्छी होती है, ये सब करना नहीं पड़ता, तुम तुम्हारे सिर्फ काम के बेसिस पे जज करते हो। फिर कई बार ऐसे नहीं होता है, तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हो गया ना। 50 का 55 करके देना कोई जबरदस्ती है क्या? ये 5,000 क्या हो गया? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। उसको करना है तो इंक्रीज करके देंगे, नहीं करना है तो इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर? स्टेप कॉस्ट, सच कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपका बिजनेस है,
बस का, आप बस खरीदते हो, लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ते हो, ठीक है। अभी आपके पास जनरली कस्टमर रहते थे 15, नया नया आपका बिजनेस था, आपके पास कस्टमर कितने रहते थे? 15 कस्टमर रहते थे, तो तुमको एक बस काफी थी क्या? 32 सीटर की एक बस होती है, ठीक है। 20 जब आपके पास कस्टमर्स आने लगे तभी भी एक बस काफी थी क्या? ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यार 40 कस्टमर्स की बुकिंग हो रही है, अब नहीं पूरेगा ना। तो जब 0 कस्टमर से लेके 30 कस्टमर्स थे तब तुम्हारा बस का कॉस्ट फिक्स था ना, मतलब फिर 0 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, 15 लोग बैठे या पूरे 30 लोग बैठे, पूरे बस का खर्चा तो फिक्स था। अब सडनली 40 लोगों की डिमांड हो रही, तो एक और बस लेनी पड़ रही है क्या? तो कॉस्ट बढ़ गया क्या? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एक लेवल के लिए सेम रहता है। जैसे ही वो लेवल खत्म हुई, नेक्स्ट लेवल पे अनदर कॉस्ट आता है। जैसे कि बस 0 से 30 तक आपको लेट्स से बस है 1000 की, 30 से 60, 31 से लेके 60 लोगों तक आपका दूसरी बस पूर जाएगी क्या? अब आपके पास 70-80 की डिमांड आने लगी तो आपको तीसरी बस लेनी पड़ेगी क्या? समझ रहे हो? पक्का? ये होता है स्टेप कॉस्ट। सच कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ हायर लेवल। फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज होगा वो, राइट? क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, पक्का? वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने आपको अभी बताया, देखो फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने कर लिया। फिक्स्ड कॉस्ट की क्या क्या थे? कमिटेड, पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी, स्टेप, राइट? ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम आएंगे वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच वेरी इन टोटल, पर यूनिट चेंज नहीं होता, ये 15, 30, 45 याद आ रहा है, लेकिन ये कैसे चेंज होता है? टोटल में चेंज होता है। सो वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जितना आपका आउटपुट बढ़ेगा उतने से ही आपका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि एक यूनिट का डिसाइड हो गया रेट 15,000, तो 2 रहेंगे तो 15 से बढ़ेगा ना, 3 रहेंगे तो और 15 से ही बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शन सेम है क्या इंक्रीज का? हाँ। These costs per unit remain relatively constant. Generally ये per unit क्या रहता है? constant ही रहते हैं। Thus variable costs fluctuate in total amount but tend to remain constant per unit. ये मैंने आपको छोटा सा लिखाया था अभी वही है ये। Example इसका direct labor, direct material, power, repairs, etc. Such costs are known as product cost. Fixed cost को क्या बोलते थे? Period cost. इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे चेंज होता है। फिर आता है एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा कुछ कॉस्ट होता है जो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है। ये जब सम में आएगा मैं आपको तभी बता सकती हूँ। एज सच इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये वाला कॉस्ट सेमी वेरिएबल ही होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी वो एप्लीकेबल नहीं है बट फिर भी टेलीफोन हुआ करते थे क्या आपके घर पे? तो टेलीफोन BSNL या किसी के भी, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंडलाइंस। हाँ, तो लैंडलाइंस के प्लान्स रहते थे, तो वो प्लान में को बेसिक अमाउंट लेता ही था क्या? अगर आप लोगों ने कभी उसका बिल देखा होगा या आप उतने इन्वॉल्व होंगे, तो जो टेलीफोन्स होते थे ना, तो एग्जाम्पल आपका प्लान है, उसके प्लान रहते थे 300 के, उसके बाद देखो फोन बंद हो जाता था, या तो तुम रखते थे कि जितना भी बिल आएगा हम उतना भरेंगे, काइंड ऑफ दोनों टाइप्स थे उसमें। तो उसमें से एग्जाम्पल के लिए 100 ना फिक्स्ड कॉस्ट था, क्योंकि पहले इंटरनेट भी टेलीफोन से ही चलता था। मैं आपको बता रही हूँ, पहले इंटरनेट ऐसे ही डोंगल टाइप्स अवेलेबल नहीं था। ये डोंगल का कॉन्सेप्ट बहुत लेटर ऑन आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल वाला टाइम। उस टाइम पे भी डोंगल्स थोड़े बहुत आ रहे थे, वेरी कॉस्टली। तो तब क्या होता था ना, आपको BSNL का फ़ोन इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर उसके मॉडेम से कनेक्ट करके आपको इंटरनेट मिलता था, और कोई इंटरनेट का तरीका नहीं ईजिली अवेलेबल था। मैं मेरे स्कूल जब बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तब की बात कर रही हूँ। इसलिए लैंडलाइन एक और रीज़न था कि बहुत कंपलसरी था काफ़ी घरों में। अब अगर इंटरनेट चाहिए तो लैंडलाइन रख रहा है। लैंडलाइन के चार्जेस ऐसे होते थे कि वो 100 रुपीज़ में फिक्स्ड है। आप उस फोन को उठा के एक फ़ोन नहीं भी करोगे तो भी आपको 100 रुपये भरना है, ठीक है। कब तक? जब तक आपके फॉर एग्जाम्पल 120 मिनट्स की बात नहीं होती तब तक। यानी 0 मिनट से लेके 120 मिनट तक कितना पैसा है? 100 रुपये। फिर 120 मिनट के ऊपर आप जितना भी करोगे 1 रुपीज पर मिनट। तो इसके अंदर फिक्स्ड भी है क्या? वेरिएबल भी है क्या? इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
जिसके अंदर थोड़ा पोर्शन फिक्स्ड का रहता है, थोड़ा पोर्शन वेरिएबल का रहता है। पहले 2 घंटे के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, 100 ही रुपए लेगा। फिर आप 2 घंटा यूज करो ना करो, पूरा 100 देना पड़ेगा क्या? हाँ। उसके ऊपर आपने 1 मिनट भी बात की तो 1-1 रुपए लगना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लान्स पहले हुआ करते थे, इसके ही हेल्प से हम लोग इंटरनेट लगा सकते थे। मैंने तो इसलिए इंस्टॉल करवाया था मेरे घर पे। हम लोग रखते नहीं थे लैंडलाइन क्योंकि सबके पास फोन्स थे, लेकिन इंटरनेट अगर आपको इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी जितने चीपर इंटरनेट प्लान थे तब नहीं थे, इट वॉज वेरी कॉस्टली देन। अभी तो तुमको अनलिमिटेड कॉलिंग होता है। अनलिमिटेड कॉलिंग इज पिछले 5-10 सालों में आई है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे स्कूल की टाइम्स। तभी अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं होता था, वो डब्बा होता था, 1-1 रुपए कॉइन डालो एंड यू हैव टू टॉक। फोन के प्लान्स भी होते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मतलब टॉक टाइम वाला सिस्टम था। अनलिमिटेड का तो यार जियो के टाइम से वो इतना ये हुआ है, उससे पहले तक भी इतने अनलिमिटेड प्लान्स नहीं मिलते थे। आप 50 का रिचार्ज करोगे तो आपको 40 का कुछ बैलेंस मिल जाता है बात करने का। ऐसे अनलिमिटेड कॉल का कॉन्सेप्ट ही जियो से इतना ट्रेंडिंग हुआ है कि वो सब प्रोवाइडर्स दे देते हैं। एनीवेज, आपको समझा क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट? इतने एग्जाम्पल याद करने पड़ते अपने टाइम के। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज व्हिच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंस लिया चाहिए, इंक्लूड अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ मंथली चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसके अंदर कैसे आएगा वो हम थोड़े सम्स करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी, बट ये इंटर में आता है, आपको फाउंडेशन लेवल पे है नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको बच्चे बना के देने पड़ते हैं। आपको दे देंगे कि इतने पे इतना खर्चा है, तुमको उससे ढूंढना पड़ता है कि कितना फिक्स कॉस्ट है और कितना वेरिएबल कॉस्ट है, पर वो ढूंढना तुमको एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं अभी सिखा ही नहीं रही हूँ। समझ रहे हो क्या? वो थोड़े महीने बाद। By controllability, under this costs are classified according to whether or not they are influenced by the action of given member of undertaking। मतलब क्या है वो कॉस्ट कंट्रोलेबल है या क्या वो कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, controllable costs are those which can be influenced by the action of specified member of an undertaking, that is to say costs which are at least partly within the control of management। आपकी भूख आपको अगर लगती है तो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? ऑब्वियसली बराबर है क्या? तो खाने का जो खर्चा होता है आपके घर में वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? सबको भूख लगती है, अगर जिंदगी जीनी है तो खाना तो पड़ेगा, और कुछ करो ना करो, बेसिक है क्या? अच्छा ठीक है। लग्जरी आइटम्स लाइक टेलीफोन, लाइक गाड़ी, लाइक लैपटॉप कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है ना? जरूरत है तो करेंगे, पैसा है तो करेंगे। अगर हमको हमारे बच्चों को माज में नहीं डालना है तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस माज ही बोलते हैं राइट? क्या हुआ है? An organization is divided into number of responsibility centers and controllable costs incurred in a particular cost center can be influenced by the action of क्या बोलना चाहता है ये सब इतना सारा? बोलना चाहता है कि कोई भी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है ना, अगर वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो उसको कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलेंगे, अगर वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। दैट्स इट। वो बोला बहुत इंग्लिश में, इधर भी आपको लिखवा दो, दोज विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। मतलब मैनेजर अनकंट्रोलेबल है, मैनेजर के लिए वो उसके हाथ में है ही नहीं, आई कैन नॉट डू, आई एम हेल्पलेस काइंड ऑफ थिंग। मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। रेंट अनकंट्रोलेबल है ना? राइट। मैनेजमेंट की सैलरी अनकंट्रोलेबल है क्या? नहीं, सैलरी आप किसी की कम नहीं कर सकते हो। आपने ऑलरेडी कमिटमेंट दिया हुआ है कि तुमको महीने के 50,000 मिलेंगे, तुम उसको कंट्रोल करने के लिए 40 पे लाओगे, कोई काम नहीं करता है। सैलरी डिक्रीज होने वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कोविड में आया है, जब सच में किसी के पास कुछ था ही नहीं, तो अगर होगा भी तो पता नहीं, लेकिन तब कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी कम की हुई है, वो भी एमएनसीज में तो हार्डली हुआ ही है। जनरली ये स्टार्टअप्स में हुआ है, इंडिविजुअल जो काम करते लोग उनके साथ हुआ है। सैलरी कभी आप कम नहीं कर सकते हो लोगों की, आप कम कर दो, डिस्क्रिशनरी है, सामने वाला कुछ छोड़ के चला जाएगा। अभी हमारे सामने जो नेबर रहते थे एक्चुअली, हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग, और उनके अविका जितने 2 छोटे छोटे ट्विंस है, तो दोनों यहीं पे रहते थे पुणे में बहुत सालों से। एंड हस्बैंड का उनके वर्क फ्रॉम होम हो गया कोविड से,
तो अभी उनको ऑफिस पुणे में ही है, पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो वो फीमेल है उनका जॉब भी वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन अभी अभी वो थोड़ा एमएनसीज वाले बुला रहे हैं, राइट। तो अभी उनको क्या बोला है उसके कंपनी ने, अगर इफ़ यू वांट टू वर्क विद दिस कंपनी यू आइदर टेक सम अदर पोजीशन और यू शिफ्ट टू मुंबई और दिल्ली। पुणे में ये पोजीशन पे अब काम रहा नहीं है, अच्छी और बहुत अच्छी पोजीशन पे, वो अच्छे एमएनसी में सम ऑफ द वेरी वेल नोन बैंक में काम करते हैं। उनको ऐसा ऑफर दिया है, आइदर यू कम टू पुणे और यू कम टू दिल्ली। आप यहीं पे रहो तो आपको पोजीशन थोड़ी लोअर करनी पड़ेगी, यहाँ पे उस टाइप का कुछ काम नहीं है। तो शी वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स सब्सटीट्यूट के लिए, कि अगर पुणे में मिल गया तो पूरा शिफ्टिंग बच जाएगा ना यार, नहीं तो बच्चों की स्कूल से लेके सब उनको चेंज करना पड़ रहा था। शी लुक्ड फॉर अ जॉब। अब जब भी आप जॉब ढूंढोगे तो आप कम से कम वो सैलरी एक्सपेक्ट करोगे या उससे ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, उससे कम सैलरी पे आप काम करने वाले हो क्या? उसका भी साथ भी वही हो रहा था, क्योंकि वो जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में कोविड हो या कुछ भी हो, जनरली जॉब लोगों की गई नहीं है। जॉब गई नहीं है तो वैकेंसी क्रिएट ही नहीं हुई है, वैकेंसी क्रिएट ही नहीं हुई है तो फिर उनके लिए जगह ही नहीं बन रही थी। अगेन शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट लेवल ऑफ सैलरी है, उससे ज़्यादा, बिकॉज शी वॉज हैंडलिंग गुड क्लाइंट्स। तो अभी ये सब छोड़ देंगे हम तो एटलीस्ट हमको उससे ज़्यादा मिले, बराबर है ना, इतना तो हम सब समझते हैं, हम उससे कम पे तो काम नहीं करने वाले। तो आपका तो इसलिए दे शिफ्टेड लास्ट वीक, फिर वो शिफ्ट हो गए दिल्ली में, उनके पास भी ऑप्शन नहीं था क्या करने का। शी वॉज वेरी फ्यूरियस ना, आई विल टीच एवरीवन अ लेसन उनकी कंपनी के लिए, बिकॉज दे डिडंट कंसिडर ना यार, आइडियली कंसिडर करना चाहिए, बट सी लाइफ इज प्रैक्टिकल, नो वन कंसिडर्स आउट देयर। तो अभी ना आपके जो एम्प्लॉयज़ है, अगर तुम उसका सैलरी कम कर देते हो, वो आपके साथ, आपके पास रहेंगे क्या? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर तो उसको सैलरी बढ़ा के चाहिए और तुम नहीं दे रहे हो तो फिर ठीक है, फिर वो बाहर ढूंढ लेगा और उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा, पर तुम सैलरी कम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज अ कमिटेड कॉस्ट। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई क्या? मैनेजमेंट की सैलरी कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? अनकंट्रोलेबल है। बट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज्यादा खर्चा हो रहा है, थोड़ी देर लाइट बंद रखो, थोड़ा एसी कम यूज करो, थोड़ा गीजर कम यूज करो, टीवी कम यूज करो, ये तो कर सकते हैं ना। ये कैसा आपका खर्चा हो जाएगा? दीज आर कंट्रोलेबल। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल इज समटाइम लेफ्ट टू द इंडिविजुअल जजमेंट। वो इंसान टू इंसान डिपेंड करेगा ना, बराबर है क्या? इंडिविजुअल जजमेंट रहेगा। ऐसे स्ट्रिक्टली बोला ही नहीं जाता है कि ये वाला खर्चा कंट्रोलेबल ही और ये अनकंट्रोलेबल है, राइट? एंड इज नॉट शार्पली मेंटेन। ठीक है, आगे इसके अंदर कुछ और आपको पढ़ के दूं? नहीं। अब आएंगे डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। Under this costs are classified according to whether these costs which are normally occurred at a given level of output in the conditions in which that level of activity is normally attained. क्या बोला? अभी मैंने हिंदी में नहीं समझा रहा तो तुम पढ़ोगे ही नहीं क्या? कुछ होता है नॉर्मल कॉस्ट, कुछ होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। एग्जाम्पल दूं क्या वापस से? आई लव टू टेक, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल भी है कॉस्टिंग के अंदर। ये हो तुम, या तो मेल साइड भी ड्रॉ कर देती टेंशन में, और यहाँ इधर इनका कुछ चल नहीं रहा है, ये दो अलग इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, पहले जो बोल रही, और ये है तुम, ठीक है? ये तुम अपने इंडिविजुअल घरों में, जो भी लड़का और लड़की कैन रिलेटेड दैट वे। ये तुम्हारा किचन है, किचन में एक कंटेनर है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी प्लेट है, तुम गए सब्जी निकाले, एक दो बूंद गिर गया। एक दो बूंद गिरना चलता है क्या? उसके लिए तुमको बहुत ही गाली पड़ेगी क्या? फ्लाइंग चप्पल मिलेगी क्या? उतना तो चलता है। और तुमने पूरी कटोरी गिरा दी तो मिलेगी क्या? लड़कों को कितनी मिलेगी पता नहीं, लड़की को तो बाकी इतना भी नहीं कर सकती तू, बराबर है क्या? तो एक दो बूंद गिरना इज अ नॉर्मल कॉस्ट, इट इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, उतना तो हो ही जाता है यार, उसके लिए कौन सुनेगा। पर अगर तुम ऐसे डाल रहे थे और आ रहे थे और तुमसे पूरा प्लेट गिर गया, कटोरी गिर गई या पूरा स्पून गिर गया, तो डांट पड़ेगी ना। एक प्लेट उठाई नहीं जाती तुमसे और रहो फोन के अंदर। It has not happened with me, but I've heard it happening with students. होता है, and it's very, actually it is normal, लेकिन प्लेट गिरना is not normal, बराबर है क्या? तो कुछ होते हैं नॉर्मल कॉस्ट, कुछ होते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मतलब हर बिजनेस में होते ही रहता है,
एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब हर बिजनेस में नहीं होता है, वो तुम्हारे बिजनेस में हो रहा है, तुमने उसको कंट्रोल करना चाहिए। समझ रहे हो क्या? एबनॉर्मल हरकतें, एबनॉर्मल कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कॉस्ट इज वेरी मच वाजिब, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो रहा है, बिग डील, राइट? ये होते हैं नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। It is the cost which is normally incurred at given level of output in the conditions in which they are working. For example, अभी आप हो ओनर ऑफ एकदम मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब आप डेयरी प्रोडक्ट्स में बना रहे थे दही, दही बनाओगे, ठीक है? पनीर नहीं है, बोल गया कितना पनीर बना के बेचा है। दही बना रहे हो, whatsoever you like in dairy products, you are making that, ठीक है? दूध गर्म करना पड़ेगा क्या? तुमने एक बड़ा, अब डेयरी है तुम्हारा, बड़ा है, कंटेनर बड़ा होगा, छोटे छोटे पतीले में तो गर्म नहीं करोगे, है ना? और ऐसे 2 दुकानें दही की बाजू बाजू में, ठीक है? अच्छा, दही का रेट मोर ओवर सेम रहता है क्या? 5-10 रुपए का मैक्स टू मैक्स फर्क रहेगा, उससे ज्यादा ऐसे एकदम 20-30-40 का फर्क होता है क्या? उतना होता है तो अपन खरीदते भी नहीं ऐसी जगह से, ऐसा क्या दही दे रहा है जो कोई और नहीं दे रहा है ना? इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अभी जब तुम ओनर हो इसके, तुम दही नहीं बना रहे थे, तुम भी बना रहे थे और अपना दुकान काम करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई और बैठा है और क्या बना रहा है? वो दही बना रहा है। दही बनाने के लिए उसे दूध बॉईल करके ठंडा भी करना पड़ता है। दही बनाना अगर नहीं पता है तो, मेरे को भी उतना पता है, ज्यादा नहीं पता है, लेकिन दूध गर्म करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। तो अभी ये जो भी तुम्हारे इसमें था ना, वो भी क्या किया? दूध गर्म किया। क्या हुआ? आई कांट हेल्प इट, मेरे को दही भी मैंने बनाया नहीं है यार। क्या करूं बना के, बताओ? तुमको कौन सिखाएगा इधर? मैं दही बनाऊं क्या फिर? इधर आके सिखाना भी तो है। तुम चाहते हो मैं दही भी बनाऊं, तुम चाहते हो मैं आके भी सिखाऊं, इतना नहीं हो पाएगा यार, इतना तो सर भी नहीं बोलते मेरे को, इसको भेजो यार। उन्होंने कभी नहीं बोला ये बना के खिला दे। ठीक है, अभी दूध उसने बॉईल करने के लिए रखा, रात की बात है, सुबह सुबह बेचना था, तो रात में 3-4 घंटे उसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। ही वॉज वर्किंग ओवर टाइम, ठीक है? अब थोड़ी सी उसकी नींद लग गई। नींद लग गई और उसी टाइम पे एक आया कॉकरोच। कॉकरोच ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया और इसमें गया, ठीक है? कॉकरोच चिपकली, चिपकली, चिपकली। कॉकरोच तो भी लोग हटा देते होंगे, पता नहीं, चिपकली। देखो वैसे भी नहीं पसंद है ना, ठीक है? ये क्या हो गई? चिपकली दिख रही ना, चिपकली यार। नो, ये ना टेल टेल टेल। अब इसमें चिपकली गिर गई। ये 10 लीटर का दूध था, पूरा वेस्ट हो गया क्या? ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? आइडियली कोई भी डेयरी वाला इसको फेंक देगा ना, इससे बना के दही तो नहीं बेचेगा, किसी को क्या पता चलेगा? ऐसा करेगा कि करना तो नहीं चाहिए यार, दही मैं भी खाती हूँ। तो आइडियली ये पूरा 10 लीटर क्या होना चाहिए? वेस्ट। नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अच्छा, ये एबनॉर्मल है। फिर अगर ऐसा एक कंटेनर था, दूध बन चुका था, दही बन चुका था, और वो छोटे छोटे पैकेट्स में डाल रहा था, पैकेट में डालते डालते थोड़ा 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 दही गिर रहा है, तो पूरा मिला के 1 kg आउट ऑफ 10 kg, 10 भी नहीं, आउट ऑफ 20 kg ना आधा 1 किलो गिर गया। चलता है क्या? उतना तो ठीक है, पर ये चलेगा क्या? नहीं। तो अब समझा नॉर्मल तो कॉस्ट ही हो गया ना। ये पूरा 10 लीटर हमारे लिए क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। ये आधा 1 किलो का भी क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। पर नॉर्मल कॉस्ट ये दही वाले के साथ भी होता है, तो इसके साथ भी तो होता होगा ना, तो इसलिए दोनों के कॉस्ट मोर और लेस क्या रहेंगे? सेम। पर ये एबनॉर्मल, इधर चिपकली गिरी तो इधर भी गिरेगी क्या? नहीं। बराबर है क्या? समझे अभी नॉर्मल एबनॉर्मल अच्छे से? ठीक है। It is the cost which is not normally incurred at a given level of output. Generally तो होता नहीं, exceptional situation में आग लग गई, कुछ चोरी हो गई, चिपकली गिर गई, तब ऐसा होता है। Clear? Okay. By relationship with accounting period, capital expense, revenue expense तो तुम अच्छे से जानते हो already, बराबर है क्या? The cost which is incurred in purchasing an asset. आप ऐसे कोई जगह पे खर्चा कर रहे हो और वो खर्चे से आपको लेटर ऑन इनकम होने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। आइदर टू अर्न इनकम और टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी।
या तो ऑलरेडी एक मशीन थी, आप एक और मशीन ला रहे हो तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा के दे रहा है, या तो एक भी मशीन नहीं थी और अब आप एक मशीन ला रहे हो तो क्या हो रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, अर्निंग मिल रही है आपको, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन, कोई भी बिजनेस का सेटअप, राइट, सच कॉस्ट इज इनकर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसके बेनिफिट्स आपको बाद में सालों साल मिलते हैं क्या, हाँ, राइट। If any expenditure is done in order to maintain the earning capacity of concern, such as cost of maintaining an asset, running a business, it is revenue expenditure. For example, cost of material, आलू का खर्चा, बराबर है, लेबर जो काम कर रही थी उसका खर्चा, वो कौन सा खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा वाला खर्चा क्या हो गया, कैपिटल। अगर कैपिटल खर्च खरीद रहे हो तो खर्चा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। फिर हम आएंगे बाय टाइम, हम क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से इनको बांटेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी तुमको पता है, बैलेंस शीट किस पे बनती है अपनी, असेट्स किस पे रिकॉर्ड होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, है ना। आपने पहले जो खरीदा था एक असेट, उसका वैल्यू था 30,000, अब उसका वैल्यू हो गया 50,000, किसमें दिखा हो गया, बैलेंस शीट में 30 या 50, हिस्टोरिकल कॉस्ट, समझते हो। द कॉस्ट विच आर ascertained आफ्टर बीन incurred आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच कॉस्ट आर, दे आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। आप रिकॉर्ड कर चुके थे कि ये मशीनरी कितने का आया था, 30,000 का। दे कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ देयर अकरेंस इनवॉइस। दे आर मोस्टली ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे रिलेट टू हैपनिंग्स विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। ऑब्जेक्टिव है मतलब फैक्चुअल है, ये हो चुका है, अब उसमें एम्बिग्विटी नहीं रहेगी यार 30,000 या 35,000, आपको पता है ना, वो बिल देख लो कितने का है, वो 30,000 का। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है वो एक्चुअल कॉस्ट होता है, क्योंकि वो फैक्ट पे डिपेंड करके लिखा है आपने। आप ऑलरेडी पॉकेट से पैसे दे चुके हो ना, तो आपको पता है कि आप कितने पैसे दे चुके हो, बराबर है क्या। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, आप सोच रहे हो कि इतना खर्चा होगा, क्या ये खर्चा एक्चुअल में हुआ है क्या, एक्चुअल में डेफर क्या, हाँ एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। आप जो सोच रहे हो कि इतना इतना खर्चा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, दैट इज कंप्यूटेड इन एडवांस। क्यों करते हैं यार हम ये, देखा जाएगा ना, जब होगा तब करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस डाल रहे हो तो पता तो रहना चाहिए ना पॉकेट में इतना पैसा है क्या, है ना। कोई भी चीज अगर खाने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो तो पॉकेट का पैसा चेक करते हो ना, फिर अंदाजा लगाते हो ना कि इतना तक का खर्चा कर सकते हैं अपन, तो वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। किसी को लेके जा रहे हो तो पहले पॉकेट में पैसा कितना देख लेते हो ना, फिर वो क्या खाएगा, यही क्या खाएगी, सब कैलकुलेट करके लेके जाते हो ना, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रखते हो, 5, 10, 50 रुपए, राइट। ऑफ प्रोडक्शन टेकिंग इनटू, तुम लोग जब ऐसे मैं एग्जांपल लेती हूँ और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो जो लोग स्पेशली रिस्पॉन्ड नहीं करते मेरे को समझ जाते हैं कुछ तो चल रहा है, इसलिए तुम लोग ऐसे ऐसे नीचे देखते, अरे वाह, और इतना नीचे देखते कि मतलब बेंच में घुसोगे क्या, हद है। मैं देख के समझ सकती हूँ कौन पैसे जपा चुका है ऐसे इसमें और किसने नहीं किया है। तो ऐसे अंदर अंदर घुस के बेंच के फायदा नहीं है गाइस, स्पेशली गाइस। Okay. The previous period cost and the factors affecting such cost. Predetermined cost determined on a scientific basis, यानी आप कुछ systematically सोचते हो कि इस पे इतना इतना खर्चा लगेगा और उसका क्या लेते हो, टोटल लेते हो। ओके, ये तो सब सेम है, आप पढ़ सकते हो, चाहो तो अभी पढ़ लो। एक लास्ट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। Planning and control are two important functions of management. Obviously, क्या? Cost accounting furnishes information to the management which is helpful in due discharge of these two functions. According to these cost को और आगे जाके bifurcate किया हुआ है। वो करने से पहले हम आएंगे इधर 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 इधर, अपने पूरे 8 टाइप कवर हुए। आज कितने टाइप हुए? आज मतलब मैं छोड़ रही नहीं हूँ, अभी तक 1 घंटे का लेक्चर हुआ है बस, ओनली 1 आवर विदाउट एनी पॉज। सच्ची बोल रही हूँ, देखो 59:23 यानी 59 मिनट्स 23 सेकेंड। इस गुस्से में क्या दिख रहा है बुक में? नेचर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से कर दिया हमने बाइफिकेट, फंक्शंस के हिसाब से कर दिया, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, चेंजेस इन एक्टिविटी,
हाँ हाँ करने के अच्छा एक काम करते पर नाम लेते कॉस्ट का, ठीक है। नेचर और एलिमेंट के हिसाब से कौन से कॉस्ट है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। क्या सुर है? फंक्शंस के हिसाब से कमर्शियल के 2 बच्चे, हाँ हाँ से तो अच्छा है नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट। डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चेंजेस इन एक्टिविटी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रोलेबिलिटी, अनकंट्रोलेबल। नॉर्मैलिटी, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल रेवेन्यू। बाय टाइम, प्लानिंग, ये अपन ने किया थोड़ी है, जो तुम आंसर दे रहे हो बड़ा पढ़ के। प्लानिंग बाकी अपना, एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट बाकी है, मैनेजरल डिसीजन बाकी है। थोड़ा और पढ़ लेंगे क्या? देखो तुमने कितने मार्क लाने हैं। यार ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ही दूसरा सब्जेक्ट। हाँ हम बार बार मिलेंगे इंटर में, बहुत सब्जेक्ट्स है, तो ये ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स लाने दिख रहे हैं क्या? 84, 82। ये वो लड़की है, इधर थोड़ा कम लाई 10 मार्क वहां से, लेकिन वो कॉस्टिंग एफएम था ना, यहाँ पे मेरा सिर्फ ओएम है। ये दिख रहा है क्या? शिक्षा द रैंकर, याद है क्या? इसका रैंक आया हुआ है 80 मार्क्स। लेकिन सब तुमको दिख रहे कि 80, 75 में कितने लोग हैं? दिख रहे? तुमको लाने हैं ना इतने मार्क्स? लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा इसलिए तो दिखाया तुमको। कितना टॉपिक बचा है देखने दो, अकॉर्डिंगली छोड़ूंगी। अरे तुम पता है क्या उल्टा कर दिए? तुम बोलते ना बहुत कम बचा, चल ठीक है कल कवर कर लेंगे फिर। नहीं अभी से तुमने उल्टा क्यों कर दिया है? देख लो, अरे बाप रे बाप। चलो और थोड़ा करना पड़ेगा। खाए रे क्या? चलो आगे के बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक होता है बजटेड कॉस्ट। आपको बोलो क्या बजट एंड बजटरी कंट्रोल करके एक चैप्टर है। मैं आपको झूठ लग रहा है क्या? नहीं आप फिर भी देखो। नहीं तुम नहीं, मेरे को बुक में इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका इंटर का इंडेक्स है कॉस्टिंग का, ग्रुप 1 वाला। मैंने अभी आपको बताया मटेरियल कॉस्ट देखा, लेबर कॉस्ट देखा, ओवरहेड, स्टैंडर्ड अभी जो हम पढ़ने वाले दिख रहे, बजट अभी हम जो पढ़ने वाले दिख रहे। ये तो आपके बेसिक चैप्टर्स दिख रहे, और आगे जाके अपन जो पढ़ने वाले वो सब एक चैप्टर है। ये दिख रहे कितने इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी इट विद योर ओन आईज। और ये मेरी बकायदा बुक है, दिख रही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपका इंटर का पेपर नंबर 8 है। दिख रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब समझाऊंगी थोड़े बड़े होने के बाद तुमको। नहीं 8 पेपर नहीं है। सीएमए के अंदर कैसे होता है ना, 1, 2, 3, 4 पेपर आप अभी देते हो तो पेपर कंटिन्यू होते हैं। 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 के पेपर्स है, समझ गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर फाइनल के फिर 13 से चालू होते हैं। तो वो पेपर नंबर कंटिन्यू किए हुए सीएमए ने। पेपर वैसे तो 8 पेपर है सीएमए के अंदर, दोनों ग्रुप पिलाओ ना, 4 और 4 पेपर, लेकिन वो चालू कहाँ से होते हैं? 5 से चालू होते हैं। नहीं सब्जेक्ट तो है तुमको, सब्जेक्ट जानने हैं क्या? कितने वेल लेना तुमको बताती हूँ, सब्जेक्ट भी बताती हूँ। ये देखो दिख रहे है क्या? पेपर नंबर 5 कौन सा होता है तुम्हारा? अकाउंट्स, जिसको फाइनेंशियल, तो भी नाम थोड़े ना स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेंगे ये लोग। 6 कौन सा होता है? अच्छा अकाउंट्स कौन सिखाता है? लॉ एंड एथिक्स सर आकाश लेने। डीटी आकाश सर, तुम गाजर सब्जेक्ट में दिखने वाले हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग ये मेरा सब्जेक्ट है। ये आपका यहाँ पे ग्रुप 1 खत्म होता है। 5, 6, 7, 8 यहाँ से आपका ग्रुप 2 स्टार्ट होता है।
OMSM इज माइन, OMSM का मेरा पार्ट है। वापस से पेपर नंबर 10 जो है, हाँ ऐसे वहाँ का सर होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे मिक्स होता है, कॉस्टिंग भी होता है, FM भी होता है, 100 मार्क में ही, समझ रहे हो। फिर IDT वापस से आकाश सर, फिर ऑडिट आकाश सर, और कंपनी अकाउंट्स तेजस सर। तो आकाश सर आपको बहुत पेपर, आप काउंट करना है आपको, 100 मार्क पकड़ लो लॉ एथिक्स के, DT के 100 मार्क, IDT के 100 मार्क, ऑडिट के मार्क्स। अभी तुमको इतने बाइफिकेशन नहीं दिखाती हूँ मैं, 350 एज ऑफ नाउ पकड़ लो। तो तुम्हारा आधे से ज्यादा पासिंग इधर है क्या? तो तुमको अच्छे बुक्स में रहना है क्या? हम सबके हिस्से बाकी के बहुत छोटे हैं, तो मुझे बहुत छोटे हिस्से। अभी OM मेरा पकड़ोगे तो 40-50 को आ जाता है, डिपेंड्स कितना ये है स्कोप है उसको, हर बार पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि कॉस्टिंग 100, ये 100 और OM मेरे ख्याल से अभी रिसेंट में 60-70 को आ रहा है, तो 270 मार्क्स मेरे हाथ में है। तो अगली बार हंसे ना जोक्स पे, वो भी ऐसे वाले थे तुम सब गए, क्योंकि आप अकाउंट देख रहे हो तो बहुत कम रेशियो में है, ऊपर का 100, इधर सिर्फ कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर है ना। तो अभी तुमको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने, और कोई यही रीजन था बस, आपको सब्जेक्ट समझाए। चलो आ जाओ अभी अपने इधर। नहीं, अरे इतने बस टाइप्स खत्म करने अपने को, ठीक है। देखो बजट और स्टैंडर्ड 2-3 टाइप, नहीं इधर आ जाओ, अभी स्टोरी सुनेंगे। बजटेड कॉस्ट रिप्रेजेंट एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। बेसिकली अभी आपके क्या होते हैं ना, बजट बनते हैं। कोई भी एक कंपनी का सेल्स बजट बनेगा, सेल्स बजट मतलब ये साल में हमारा 15,000 यूनिट्स बेचने का टारगेट है, बराबर है। सेल्स बजट बनेगा तो प्रोडक्शन बजट बनेगा, अगर 15,000 यूनिट बेचने हैं तो बनाने कितने हैं, क्योंकि एक चिप्स के पैकेट के लिए कितना केजी आलू लगता है, समझ रहे हो ना। तो अगर उसको ऐसे 10,000 पैकेट बेचने हैं तो कितना केजी आलू लगेगा, वो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्शन बजट। फिर बनता है एक्सपेंस बजट, कितना खर्चा होना चाहिए ओवरहेड्स का, मशीनरी का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट खुद का एक बजट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि इस बार अपने साल का पूरा सेल्स कितना रहेगा, पूरा का पूरा एक्सपेंस कितना रहेगा, और फिर हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जनरली डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, पूरे साल भर का क्या बनाते हैं, बजट। तो नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरे बजट बनाएंगे, हम सेल्स बजट बनाएंगे, हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, हम एक्सपेंस बजट बनाएंगे, मास्टर बजट बनाएंगे, मशीन का बजट बनाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट। Various budgets are prepared for various phases such as raw material का cost, labor का cost, production का cost, manufacturing overhead, office admin, ये सारे। और क्या होता है ना, continuously compare होता है मतलब क्या, अभी आपने बजट, अच्छा बजट साल के एंड में बनेगा या स्टार्ट में बनेगा, पहले ही बना के रख देंगे ना। फिर जब आप आपका प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर आपने सोचा था 1 महीने में एटलीस्ट 1,000 यूनिट सेल होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे 1,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको करेक्टिव इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बजटेड कॉस्ट आर ट्रांसलेटेड टू एक्चुअल ऑपरेशन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजट डिपार्टमेंट के लिए बनता है, स्टैंडर्ड जनरली पर यूनिट के लिए बनता है। मैंने पूरे साल के यूनिट्स इतने बनने चाहिए ये तो देख लिए, एक यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर मैं मान दूं एक यूनिट के लिए 10 रुपए का है, तो अगर आप देख रहे हो कि 10 से ज्यादा जा रहा है तो आपने इमीडिएटली क्या करना चाहिए, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, या तो कंट्रोल करो या तो रेड्यूस करो। और जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में उसको बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएंस। बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों सिमिलर है पर उनमें थोड़े क्या है, डिफरेंसेस भी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली प्री डिटरमाइन करेंगे हम, लेकिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, सबके लिए करेंगे। बजटेड कॉस्ट और प्रोजेक्शन ऑफ मैंने उल्टा बोला, बजटेड कॉस्ट हम किसके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। अलग अलग टाइप के क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे।
लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो पर्टिकुलरली कोई भी प्रोडक्ट के कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा, उसको क्वांटिटी से एज सच इतना लेना देना नहीं है, लेकिन बजटेड के टाइम आप क्वांटिटी भी देखेंगे, बराबर है क्या? The primary emphasis of budgeted cost is on the planning function of management, whereas the main thrust of standard cost is on the control, cost control करना, क्योंकि आप जब एक बार बजट बनाओगे तो बजट के बेसिस पे आप क्या बनाओगे, पर यूनिट के खर्चे। फिर आपका क्या काम है स्टैंडर्ड की हेल्प से कि कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है क्या, ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। बजटेड कॉस्ट आर एक्सटेंसिव, यानी कि बहुत ब्रॉड सेंस है उसका, वेरियस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर इंटेंसिव, छोटे छोटे उसके पार्ट्स है। इन दर एप्लीकेशन बजट कॉस्ट रिप्रेजेंट अ मैक्रो अप्रोच, मैक्रो और माइक्रो समझते हो ना, जब पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो मैक्रो होता है, जब एक पर्टिकुलर यूनिट देखते हैं तो मैक्रो, तो बजट मैक्रो होता है और स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, माइक्रो। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंसर्न विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड इन द डिपार्टमेंट, राइट? ओके। बाय एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से लेके क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। पीरियड कॉस्ट क्या होता है, जो एक टाइम के लिए होता है, फॉर एग्जांपल रेंट, फॉर एग्जांपल सैलरी। फिर हम ये आपका अभी पढ़ते क्या, मतलब कुछ अलग है नहीं उसमें, पढ़ना चाहते तो अभी इमीडिएटली पढ़ लो और पूछ लो कि डाउट होगा, दिस इज नथिंग डिफरेंट, हम ऑलरेडी ऊपर वो कवर कर चुके हैं। कल वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू द आगे का पार्ट, ज्यादा बचा नहीं है अभी, लास्ट एक टाइप बचा है। लास्ट टाइप के बाद आपके टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग चालू होंगे और फिर हम डायरेक्टली कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, बाय बाय।